कि रेड मारकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल भी आज मीडिया के सामने आए और अरविंद केजरीवाल ने भी यह दावा कर दिया कि बीजेपी दरअसल गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार में जाने नहीं देना चाहती, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैरकानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैरकानूनी है। क्या मुझे एक गैरकानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। तो अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है और ये सारी बातें गैरकानूनी तरीके से हो रही हैं, इसीलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, अब आम आदमी पार्टी करने क्या वाली है, या आम आदमी पार्टी की अगली स्ट्रैटेजी क्या है? नैरेटिव तो बना दिया कि हमारी गिरफ्तारी होगी, इसके आगे अब क्या? और देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बिल्कुल क्लियर हैं। ईडी के द्वारा कितने भी समन आए वो ईडी के सामने पेश होने वाले नहीं हैं। जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, अब इसका जवाब कौन देगा कि ईडी की तरफ से जो समन आ रहा है वो गैरकानूनी है? क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कहने से ये गैरकानूनी हो जाता है, या उन्होंने कह दिया तो वो समन का कोई औचित्य नहीं है, या इस बात को वो कोर्ट में लेके जाएंगे? क्या कोर्ट में ये बात कह सकते हैं कि हमें गैर कानूनी रूप से समन भेजा जा रहा है, या ईडी के पास अब एक रास्ता बचता है कि वो कोर्ट के रास्ते अरविंद केजरीवाल के पास जाए? तो ये टसल बहुत लंबा चलने वाला है, और ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। अगर बात नैरेटिव सेट करने की होती है तो अरविंद केजरीवाल इस मामले में बहुत ऊपर है, और उन्होंने वो अपना काम कर दिया और वो करते रहेंगे। जिस लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है उस लोकसभा चुनाव का प्रचार वो अपने घर बैठे कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रचार में जाने से पहले मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश है। तो वो अपनी उपस्थिति वहां भी दर्ज करवा रहे हैं। उनको पता है कि कानूनी प्रक्रिया एक न एक दिन किसी न किसी रास्ते उनके पास तक पहुंचेगी, लेकिन वो कब होगा ये अब ईडी को तय करना होगा। समन कितनी बार भी भेजा जाए अरविंद केजरीवाल के पास, अरविंद केजरीवाल जाने वाले नहीं हैं, और न ही ईडी के द्वारा ऐसा होगा कि लिखित में जवाब दे दिया जाएगा जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी चाह रही है। भास्कर, और देखिए, नैरेटिव गढ़ने की राजनीति में, विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति में, या इमोशनल कार्ड खेलने की राजनीति में अरविंद केजरीवाल अव्वल माने जाते हैं, और वो कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी का समन अभी चौथी बार उन तक पहुंचा नहीं है, लेकिन ये नैरेटिव वो जरूर गढ़ चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसी पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं। हमारे साथ हैं संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं समीर चौगावकर जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। समीर जी, ये नैरेटिव जो अरविंद केजरीवाल गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ये नैरेटिव अरविंद केजरीवाल को कितना फायदा या कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से ईडी के सामने ना पहुंचे, और जनता के भी ये मैसेज है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसका इस्तेमाल करना चाह रही है। और उन ईडी ने जो उनको तीसरा संबंध दिया, जितने भी संबंध दिए वो सारे राजनीति से प्रेरित हैं। वह ईडी से प्रश्न पूछ रहे हैं, ईडी उसका जवाब नहीं दे रही है। देखिए, दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के खास रहे, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे,
उनको सीबीआई ईडी ने गिरफ्तार किया था 24 फरवरी 2023 को। आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारी के, उनकी बेल नहीं हुई। 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था संजय सिंह को, आज ही 4 तारीख है 4 जनवरी, आज 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी को। संजय सिंह की बेल नहीं हो पा रही है। अगर इनके खिलाफ अगर कोई राजनीतिक साजिश होती तो मुझे लग रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनकी बेल हो जाती। दोनों जगह से लगातार बेल खारिज हो रही है। इसका मतलब यह है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। और केजरीवाल का देखिए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था? केजरीवाल ने उसी दिन ट्वीट किया था कि जेल जाना दूषण नहीं है, भूषण है, जेल जाना का हम स्वागत करते हैं। उसके बाद दूसरा ट्वीट अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मनीष सिसोदिया ईडी से भागे नहीं है, उन्होंने सामना किया और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब मनीष सिसोदिया सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल सच्चाई की लड़ाई से क्यों भाग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल हेमंत सोरेन के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, जिन्हें 7 बार ईडी का सम्मान मिलने के बाद भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, और अरविंद केजरीवाल उसी कदमों पे बढ़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि ईडी के हाथ से वो बच नहीं सकते। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास सारे काम कर रहे हैं, वो अपनी बैठक ले रहे हैं, अपने घर पर रह रहे हैं, वो पंजाब जा रहे हैं, 2 दिन के लिए वो गुजरात जा रहे हैं, लेकिन ईडी के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप बेदाग हो तो आप ईडी के सामने जाइए, सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट के रास्ते आपके लिए खुले, आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मुझे लग रहा है केजरीवाल जानते हैं इस बात को कि उनके खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी होना है। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए और उस गिरफ्तारी का पूरा राजनीतिक ड्रामा क्रिएट कर लोगों की सिंपत्ति लेकर, लोगों के बीच मैसेज देके कि उनके खिलाफ राजनीतिक हथकंडा अपनाया जा रहा है, वो पूरी संपत्ति लेना चाहते हैं। जेल जाना तो तय है, केजरीवाल कब जाएंगे बस ये देखना बाकी है। क्या ईडी उन्हें चौथा सम्मन भेजती है या ईडी उन्हें यह भेजती है कि भाई आप तिथि तय कर लीजिए, आप दिन तय कर लीजिए, आप जगह तय कर लीजिए, आप समय बता दीजिए, हम वहां आकर आपसे पूछताछ कर ले, जो हेमंत सोरेन के बारे में कहा गया था। मुझे लग रहा है केजरीवाल के बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचा है। कल भले वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, आज या कल या अगले 2-4 दिन के अंदर ईडी फिर उन्हें सम्मन भेजेगी, या हो सकता है सीधे घर पहुंचकर पूछताछ करें। देखना होगा कि ईडी का अगला कदम क्या होता है। संगीत रागी जी, कल आधी रात से जो एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की गई, एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जितने बड़े बड़े नेता हैं सब सोशल मीडिया पर एक्टिव थे और ऐसा माहौल बना दिया गया कि अरविंद केजरीवाल लगता है आज ही गिरफ्तार हो जाएंगे। ये नैरेटिव गढ़ने में तो आम आदमी पार्टी कामयाब हो गई, लेकिन ये कौन बताएगा कि आपके सूत्र हैं कहां से? जिस ईडी पर आप यकीन नहीं करते, उसी ईडी का हवाला देकर आप ये भी कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब घोटाले के मामले में उनकी भूमिका को लेकर के ईडी के पास पुख्ता प्रमाण है और ये आज से नहीं जान रहे हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योर सेल्फ। वो ईडी बार बार समन भेज करके ये बताना चाहती है कि देखिए, ये व्यक्ति कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको याद होगा कि जब श्रीमती सोनिया गांधी के खिलाफ जब बयानबाजी के चल रही थी और जब कांग्रेस के इनके तार नहीं जुड़े हुए थे, तो यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे कि मुझे बड़ा दुख होता है कि ईडी के समन जाने के बावजूद भी ये लोग ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज वही अरविंद केजरीवाल जो है राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई शराब घोटाले में हमारी कोई भूमिका नहीं है, जो भी समन है वह राजनीति से प्रेरित है और इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। यदि मान लेते हैं कि ये बात सच है, तब आप भाग क्यों रहे हैं? आपको चाहिए था, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं। आपको ध्यान में होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, सीबीआई ने उनसे इंक्वायरी की थी, सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी और सुबह से शाम तक पूछताछ की थी और नरेंद्र मोदी ने कभी भी आकर के ये नहीं कहा कि हमारे साथ ज्यादती की गई है। वो अपने खाने के समय आकर के खाना खाए, फिर दोबारा आए, फिर गए और इस तरह से उनसे पूछताछ का सिलसिला घंटों चलता रहा। न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी लोग ने आकर के प्रदर्शन किया कि हमारे मुख्यमंत्री से सेंट्रल एजेंसी क्यों पूछताछ की जा रही है। आज के दिन में आप यदि कोई भी जालसाज, कोई भी बदमाश या कोई भी षड्यंत्रकारी इस आरोप के द्वारा बच जा रहा है कि भाई देखिए हमारे तो राजनीतिक विद्वेष, हेमंत सोरेन एग्जाम्पल ले लीजिए, तेजस्वी का एग्जाम्पल ले लीजिए, कल जाकर के ये जितने नेता हैं
कल जाकर के ये सारे यही कहेंगे कि देखिए राजनीतिक विद्वेष के कारण ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस चाह रहे हैं कि ये चुनाव का मुद्दा बने, लेकिन मैं ये फिर कह रहा हूं, जिस राजनीति को जिसको इन्होंने हथियार बना करके दूसरों को मारने की कोशिश की थी, जिस हथकंडे को अपना करके अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे, वो चीजें इनके लिए आज तलवार की धार बन गई है। आज वही चीजें इनको काट रही है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल आए थे इस वादे पर कि राजनीति की गंदगी को वो बहुत साफ करेंगे और एक नई राजनीतिक जो है एक नए राजनीति का प्रवेश उनके द्वारा होगा। आप देखिए अरविंद केजरीवाल उसी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, वो गांधी परिवार और नेहरू परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं जिनको रोज वो कोस करके गालियां देते थे। शरद पवार उनके लिए महाभ्रष्टाचारी थे, आज वो शरद पवार के साथ खड़े हो रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक पूंजी थी, नो टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार, वो आज के दिन में खत्म है। इसलिए वो चाहे वो जितना या तो बंदर घुड़की दे दें या ये नौटंकी करें, मैं इसे राजनीतिक नौटंकी बोलता हूं। ये जितना भी राजनीतिक नौटंकी करना है करने, आज नहीं तो कल, ये मैं नहीं कह सकता कि ये आज गिरफ्तार होंगे या कल गिरफ्तार होंगे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित है। और अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक आदमी हैं, वो जानते हैं कि कोर्ट पे आज यदि हम जाते हैं तो कोर्ट से भी हमें कोई ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद जो है यदि हम गिरफ्तार होते हैं तब हमारी जो कुछ भी है, हमारे पास राजनीति करने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। नहीं तो यदि इनको लगता कि हमारे खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है ये सारी चीजें, तो यकीन मानिए अरविंद केजरीवाल सीधे हाईकोर्ट, इस समन के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट जाते। लेकिन वो जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं। यदि हम गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और कोर्ट के कहने के बाद गिरफ्तार कर दिए जाते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, उनकी रही सही पूंजी जो है वो खत्म हो जाएगी। जिस राजनीति में माहिर है अरविंद केजरीवाल, वही राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उनकी पूरी की पूरी पार्टी कर रही है। उस वक्त भी किया गया था जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था, जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तब भी यही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। आरती टिक्कू जी, 2024 के लिहाज से अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कितना मायने रखेगा? अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो यहां से किसको फायदा, किसको नुकसान? देखिए, बहुत साफ है कि अगर तो अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं या और भी जो कई सारे लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं आम आदमी पार्टी में, उससे सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलता है कि आम आदमी पार्टी भी बाकी पार्टियों की तरह निकली। जैसे संगीत जी ने सही कहा कि जिन मुद्दों को लेके आम आदमी पार्टी बनी थी, जो एजेंडा लेके इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, इस देश में एक लहर खड़ी हुई थी करप्शन के खिलाफ, वो आज की डेट में ऐसा लग रहा है कि मजाक है। और हम लगातार देखते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, वो संजय सिंह हो, वो मनीष सिसोदिया हो, चूंकि वो गिरफ्तार हुए और हमने देखा कि एक जो इम्प्रेशन आम आदमी पार्टी ने बनाने की कोशिश की थी कि वो इस देश में एक अलग तरह की राजनीति लेकर आएंगे और वो बदल देंगे, वो सारा सिस्टम जो करप्ट सिस्टम था उसको बदल देंगे। मुझे लगता है कि आज उस नैरेटिव में एक बहुत बड़ा डेंट है, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो गए हैं और ईडी इतने समन्स भेज चुका है। वो बेशक अरविंद केजरीवाल उसको राजनीतिक जामा पहनाएंगे और ये कोशिश करेंगे दिखाने की कि वो एक विक्टिम है, एक मार्टर बन रहे हैं, बड़े राजनेताओं के का जो षड्यंत्र है उसमें वो फंस रहे हैं, या इस तरह की बीजेपी जो है 2024 की तैयारी में वो आम आदमी पार्टी को विक्टिम बना रही है। वो ये सब ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अपने भीतर भी झांक के देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वो आए थे
उन पे वो नहीं खरे उतर पाए, उन पे जो जितने भी करप्शन के लांछन लगे हैं, जो लिकर स्कैम है और कई सारे और इश्यूज जो खड़े हुए हैं पिछले कई सालों में, उन पे उनको कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जैसे वो सड़कों पे उतर के आते थे, जो उनका जो एक्टिविज्म का जो जज्बा था, और शुरुआत में तो जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कुछ देर तक वो जज्बा दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि जो राजनीति का जो कल्चर है वो उसमें धंस गए हैं, वो उसमें मतलब शायद वो हेल्पलेस है, हेल्पलेसली उन्होंने उस ढांचे में अपने आप को वैसे ही फिट हुए जैसे बाकी राजनेता फिट होते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, और इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। और बीजेपी तो वैसे ही ऑपोजिशन में है उनके, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो जिनका वोट आम आदमी पार्टी ने लिया था, आपको याद दिला दूं आपके दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी जब आई राजनीति में तो सबसे ज्यादा वोट बैंक जो था वो उन्होंने लेफ्ट का, वो उन्होंने कांग्रेस का लिया था, ना कि बीजेपी का। तो वहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस को फायदा होने वाला है। वापस जो शीला दीक्षित के फैंस थे, वापस जो कांग्रेस पार्टी के फैंस थे दिल्ली में या बाकी जगह, वो वापस कांग्रेस की तरफ झुकेंगे और आम आदमी पार्टी से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन इसका 24 के लिहाज से क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, झारखंड में भी ईडी को लेकर चर्चा की जा रही है, इसके साथ ही साथ बिहार में भी ईडी को लेकर चर्चा की जा रही है। एक तरफ दिल्ली में केजरीवाल के घर पर ईडी की रेड पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं, तो झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी की रेड खत्म हो गई है। छापेमारी में साहिबगंज के डीसी के यहां से 8 लाख रुपए मिले हैं। डीसी के घर से बैन पिस्टल की गोलियां भी मिली हैं। हेमंत सोरेन के राजनीतिक सलाहकार पिंटू के यहां से कई दस्तावेज जब्त हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के घर भी 25 लाख कैश मिला है। ईडी के एक्शन के बीच हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि वो 7 बार ईडी के समन के बावजूद पेश नहीं हुए हैं। ईडी के एक्शन से डरे हेमंत सोरेन ने कल शाम विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी के विधायक भी शामिल हुए। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि फिलहाल हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे, ईडी के अगले मूव का इंतजार करेंगे। पहले यह चर्चा थी कि सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं। तो एक तरफ झारखंड में यह चर्चा है, तो बिहार में भी ईडी को लेकर चर्चा है। बिहार में तेजस्वी यादव पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से पूछताछ भी हो चुकी है। तेजस्वी यादव के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हालांकि ईडी का अगला मूव क्या होगा और चुनाव पर इसका क्या असर होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जानकारी यह है कि तेजस्वी यादव ने भी ईडी के सामने पेश होने से अभी इनकार कर दिया है, यानी वो अभी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अब समीर जी, जितनी भी घटनाएं ये घट रही हैं, अगर इसे हम 2024 से जोड़कर देखें तो क्या 2024 में इंडिया अलायंस इसे एक संजीवनी मान सकता है कि एक एक करके सब तमाम नेताओं पर ईडी शिकंजा कस रही है और उनकी गिरफ्तारी होती है, तो अभी जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो कम से कम एक मुद्दे पर तो एकजुट हो सकता है? देखिए, विपक्ष तो पहले इसी मुद्दे पर एकजुट हो चुका है, सिर्फ ईडी की कार्रवाई से नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने जो गठबंधन बनाया है, इसमें कौन सा दल शामिल है? यह सभी वह दल शामिल है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और जो करप्शन की राजनीति करते हैं। आप देखेंगे इंडिया गठबंधन में जितने प्रमुख दल हैं, सबके नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, या कोई जेल में गया है ईडी के सामने पेश होने से बच रहा है। आप देखिए, अभी तेजस्वी यादव का नाम चल रहा है कि ईडी में वो पेश नहीं हो रहे। लालू प्रसाद यादव का अलग नोटिस चला गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी का नोटिस चला गया है, उनकी पत्नी को ईडी का नोटिस है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। आप देखेंगे हेमंत सोरेन ईडी से भाग रहे हैं। स्टालिन के मंत्री जेल के अंदर है और बाकी नेताओं के ऊपर गए। अभी कल ही देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके यहाँ ईडी की कल रेड पड़ी थी नियुक्तियों को लेकर। मुझे लग रहा है, और आज ही एलजी ने शायद एक अनुमति दी है जो मोहल्ला क्लिनिक है वहां पर जिस तरह के फर्जी टेस्ट हुए उसकी सीबीआई जांच के रिकमेंडेशन कर दिया है। मुझे लग रहा है कि विपक्ष इस बात को जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना होगा। राजस्थान की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि मगरमच्छों को मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी तो छोटी मछलियां फंस रही है। इसका मतलब साफ था कि आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
भी महादेव के मामले में सामना करेंगे। अशोक गहलोत के भाई ऑलरेडी ईडी की जांच में शामिल है, उनके बेटे को, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी का नोटिस जा चुका है। मुझे लग रहा है कि जितने ये लीडर है जिन्होंने करप्शन किया था, ईडी इनके ऊपर जांच कर रही है। और अब जिस हिसाब से विपक्ष इस मामले को राजनीतिक तुल दे रहा है और ये बता रहा है कि ईडी राजनीति से प्रेरित होकर ये सब कार्रवाई कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और ईडी इस बात को जानता है कि अगर वह कार्रवाई झूठी निकलेगी तो उनकी छवि पर आंच आएगी। और मुझे लगता है कि अगर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस भेजा है तो ईडी इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब में भी उनकी सरकार है, और वह किस तरह से राजनीति का उपयोग करते हैं अपने ऊपर लगने वाले आरोप को। तो मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो या अभिषेक बनर्जी हो, अगर इन्हें नोटिस गया है तो अटैकिंग फॉर्म में बिल्कुल बीजेपी लेकर आएगी, नहीं लेकर आएगी। गिरफ्तारी के बाद क्या विक्टिम कार्ड ये लोग खेलेंगे, इस पर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसकी जो राजनीति है उसकी शुरुआत हो भी चुकी है, चाहे हेमंत सोरेन को ले लीजिए, तेजस्वी को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए। ईडी को कोस रहे हैं तो ईडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर द्वेषपूर्ण राजनीति करने का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इंडी गठबंधन में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन कब होगी सीट शेयरिंग ये अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। एक मुद्दे पर एकजुट तो हो रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला है ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। यूपी हो, बंगाल हो, इसमें क्या होगा कांग्रेस का फॉर्मूला? क्या सीट शेयरिंग पर इंडी गठबंधन में असली घमासान बाकी है? कहानी कुर्सी की में होगी बात इस छोटे से ब्रेक के बाद।